नमस्कार दोस्तों सभी को। आज हम लोग इतिहास का एक टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक है वो युद्ध से संबंधित है। और हम उन युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत भारतीय इतिहास में, भारतीय मध्यकालीन इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चित है। बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं, वनडे एग्जाम में भी आते रहते हैं। और पीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें 3 मार्कर जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत बार पूछा जाता है। तो हम लोग मध्यकाल में हुए जो 3 युद्ध थे उन 3 युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और वो 3 युद्ध जो थे वो जब तुर्की आक्रमण भारत पर होता है उसमें से एक आक्रमण के बारे में यह है। तो हम लोग देखते हैं आज पानीपत, तराइन के जो युद्ध हुए उनके बारे में। तराइन के जो युद्ध हुए हैं, तराइन के हम जनरली 2 युद्ध पढ़ते हैं, लेकिन एक और युद्ध उसमें जब पढ़ने में आता है हिस्ट्री की बुक में, हम उससे संबंधित देखते हैं कि तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो कौन कौन से थे, किसके मध्य हुए थे और उसमें परिणाम क्या रहा था, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि भारत पर 712 ईस्वी में जब पहला अरबी आक्रमण हुआ था तो उसके बाद तुर्कों का आक्रमण भी भारत पर हुआ था। तो तुर्कों के आक्रमण में जो माना जाता है वो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, पहला आक्रमण तुर्की आक्रमण माना जाता है। उसके बाद आता है जो आता है मोहम्मद गोरी आता है। तो मोहम्मद गोरी जब भारत में आता है तो कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण जो था वो उसने 1175 में मुल्तान पर किया था सॉरी। तो वहां के बाद अजमेर और दिल्ली के शासक के रूप में चौहान वंश राज कर रहा था। और चौहान वंश में उस समय जो राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में उसने ये युद्ध तराइन के मैदान पर लड़ा था। यह तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है 1191 ईस्वी में। और इस 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पूरी तरीके से हरा दिया था। जब इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे वो जयचंद की पुत्री संयोगिता जो थी वो एक स्वयंवर के रूप में उनसे मतलब एक तरीके से स्वयंवर के रूप में यह अपहरण करके ले जाते हैं। और वो उस युद्ध की जो परिणाम रहता है उसके बारे में लगभग भूल से जाते हैं कि हमने मोहम्मद गोरी जैसे व्यक्ति को हरा दिया है। लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ पर चुप नहीं बैठता है और वो साल भर इसके लिए तैयारी करता रहता है। और अगले साल फिर से तराइन के मैदान पर 1192 ईस्वी में फिर से पृथ्वीराज चौहान के लिए वो मुसीबत बनकर आता है। तो उस स्थिति में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य फिर से युद्ध होता है। इस बार मोहम्मद गोरी अकेला नहीं था, उसके साथ मोहम्मद गोरी के साथ बख्तियार खिलजी जैसा उसका सेनापति, साथ ही याल्दोस जैसा एक उसके साथ एक व्यक्ति आया था। और ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध में वो आता है। और मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, उस तराइन के युद्ध में कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था। तो पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय तराइन के युद्ध में हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक रचनाकार रहते थे, एक इतिहासकार रहते थे, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उनके दरबार में जो व्यक्ति रहते थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, चंद्रबरदाई। उन चंद्रबरदाई के द्वारा कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी पकड़कर ले जाता है तो उनके द्वारा किए गए वर्णन से पता चलता है कि शब्द वेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को भी मार दिया था। लेकिन इतिहासकार सभी इससे सहमत नहीं है, तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग चीजें बताई है। तो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी, ये याद रखिएगा। अब इसके बारे में एक और युद्ध है, जनरली पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस चला जाता है तो उसका एक गुलाम रहता है जिसे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। 1198 में मोहम्मद गोरी जब भारत से वापस लौट जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो यहाँ की सत्ता सौंप के चला जाता है। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे हम दिल्ली सल्तनत के रूप में भी जानते हैं और ये गुलाम वंश के रूप में जाना जाता है। तो गुलाम वंश के रूप में जब वो स्थापना करता है
तो 1206 से लेकर 1210 तक गुलाम वंश स्थापित करता है। लेकिन 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते समय, तो उसके बाद उसका एक दामाद भी रहता है और कहीं पर लिखा हुआ है कि वो उसका गुलाम था। इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो वो वास्तविक शासक बनता है। तो जब इल्तुतमिश दिल्ली पर राज करता है उस समय 1215 में जो मोहम्मद गोरी के साथ आया एक व्यक्ति था जिसका नाम याल्दोस था, वो पानीपत के तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश का सामना करता है। तो 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था जो कि इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोस के मध्य हुआ था। इसमें याल्दोस की हार हुई थी। तो निश्चित रूप से दोस्तों तराइन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध जो है इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इससे कई बार फैक्ट आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, हम भारत की मध्यकालीन इतिहास में इन तीनों युद्धों को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। दो युद्ध को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध जो है इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोस के मध्य हुआ था जिसमें याल्दोस की हार हुई थी। तो इसी प्रकार आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमेशा अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं और अपने लिए, अपनी तैयारी करने के लिए आपके पास जिस इस प्रकार से जुनून और जज्बा होना चाहिए वो हमेशा बरकरार रहे। इसी के साथ इस YouTube चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।